हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपका सारा चैप्टर का एमसीक्यू कवर किया गया है, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो इसको ज़रूर देखिएगा और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस रहेगा हम बताते जाएंगे कि यहाँ टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो याद रखिएगा, इसको एडम स्मिथ ने कहा है ना। एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। याद रखिएगा, एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता, ठीक है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो तीनों ऑप्शन इसके बारे में बता देते हैं। ये मार्शल, ये भी आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, काहे कि पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि किसने अर्थशास्त्र में धन कल्याण का परिभाषा दिया। तो मार्शल ने दिया है, इसने कल्याण का परिभाषा दिया। अर्थशास्त्र में किसका परिभाषा दिया है? कल्याण का, ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और देखते हैं, ये वाला रॉबिन्स, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। इसने अर्थशास्त्र में दुर्लभता का परिभाषा दिया है ना। तो पूछ देगा आपको दुर्लभता संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र में किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया है, ठीक। तो चलिए एक एक करके और आगे करते हैं। कहता है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, है ना। माइक्रो जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। तो निम्न में से किस शब्द का है? तो माइक्रो जो है वो ग्रीक शब्द से बना। जानते हैं कि इकोनॉमिक्स दो भाग में, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो माने व्यष्टि और माइक्रो मतलब समष्टि, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न देखिए, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेगनर फ्रिश, याद रखिएगा, रेगनर फ्रिश ने, ठीक है। माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेगनर फ्रिश। आगे, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दो का सहअस्तित्व होता है? तो दोनों, निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक भी होता है। किसमें होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत भी क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? यहाँ पे कटा हुआ है, प्रधानता पाई जाती है, याद रखिएगा। तो किसमें पाई जाती है प्रधानता? तो याद रखिएगा, पूंजीवादी में, पूंजीवाद में। एक मिनट, पूंजीवाद में क्यों पाया जाता है थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। कहता है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व में प्रधानता? तो याद रखिएगा, जहाँ निजी संपत्ति वाला देश है उसको पूंजीवादी वाला देश कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी? तो केंद्रीय समस्या कौन सी इनमें से? याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है कि साधनों का आवंटन, मतलब साधनों का आवंटन कैसा किया जाए, साधनों के कुशलतम उपयोग कैसे किया, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, ये सभी है, ठीक है। आगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र याद रखिएगा, एक छोटा इकाई, ये व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। समष्टि पूछेगा तो आर्थिक सामग्र का, ये आर्थिक सामग्र का, ठीक है। वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका क्वेश्चन इस वर्ष के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। तो एक व्यक्ति के पास संसाधन क्या हो सकते हैं? तो एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान कौन करता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसको करता है पूंजीपति, ठीक है। वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर विभिन्न कीमतों पर मांगी गई है, यहाँ पे मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं, जो उपभोक्ता द्वारा मांग किया जाएगा उसको उपभोक्ता मांग सूची। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से आर्थिक क्रिया है अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन सम्मिलित किया जाता है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया है, सीमित आवश्यकताओं साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया है। तो ये इनमें से, यानी ये और भी दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं? याद रखिएगा, जिससे कोई चीज़ तैयार करते हैं उसको बोलते हैं उत्पत्ति का साधन। तो देखिए, तो हमारे लिए पूंजी उत्पत्ति का साधन है, श्रम भी हमारे लिए उत्पत्ति का साधन है, भूमि भी है हमारे पास उत्पत्ति का साधन, ठीक है। मुद्रा नहीं, ठीक है, मुद्रा नहीं, याद रखिएगा, मुद्रा नहीं, इसको मिटा के दिखा देते हैं, मुद्रा नहीं, ठीक। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए।
तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, बड़ा भी पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कहता है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये तीनों है। ठीक है, इनमें से सभी इस देख लीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म, याद रखिएगा एक चीज़ का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि संपूर्ण, जैसे राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय किसी एक का आय नहीं है, सबका है। ठीक है, वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे क्या, जो उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग उत्पादन पूर्ति अनुसूची, है ना, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। आगे देखिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान करते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक लास्ट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है, तो बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने बताया कि व्यक्तिगत इकाई सम्मिलित होता है, व्यक्तिगत इकाई, और देख लेते हैं और भी ऑप्शन है, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, हाँ इनमें से सभी होगा। ठीक है, यानी कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 1 यहाँ दिया है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपात रीति का प्रतिपादन किसने किया, तो मांग की लोच को मापने का प्रतिशत और अनुपातिक रीति का प्रतिपादन मार्शल ने किया। ठीक है, हाँ चलिए, मांग की लोच क्या है, मांग का मतलब होता है खरीदारी, अगर किसी कारण से आप खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मांग की लोच कहते हैं, है ना। जैसे आपका इनकम अगर नहीं है तो भी आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी मांग का लोच है ना। अगर आपका स्वभाव अगर चेंज हो गया कि हम ये वस्तु नहीं खरीदेंगे दूसरा खरीदेंगे, तो भी मांग प्रभावित होगा, मांग प्रभावित होगा, लोच बोलते हैं, प्रभावित होगा। ठीक है, और अगर आपके पास इनकम नहीं रहेगा तो भी मांग प्रभावित होगी। याद रखिएगा, मांग प्रभावित करने के कारण बड़ा पूछ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे कि उपभोक्ता के स्वभाव में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करता है, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करता है, और वस्तुओं की बनावट भी मांग को प्रभावित करता है, या वस्तुओं की किस्म। ठीक है, अगर आपको वस्तुओं की बनावट अच्छा नहीं लगा तो आपको नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे तो मांग क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, तटस्थ वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो इसको किया हिग्स एवं एलन, हिग्स एवं एलन। ठीक है, आगे देखिए, उपयोगिता का गुणावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो इसको किया है मार्शल ने, मार्शल ने। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो मांग की लोच मापने की विधि जो है आय प्रणाली है, आय प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए, तटस्थ वक्र का झुकाव होता है तो किधर होता है, तो होता है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। आगे देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर जो है ना, कहता है कि 7 नंबर नहीं 6 नंबर, इसको देखिएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है। याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष के जेक में छपने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर है हिग्स एवं एलन। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच EP बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार होगी, तो क्या होगी, लोचदार होगी, लोचदार होगी। ठीक है, आगे देखिए, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, है ना, क्षमता है, तो किसमें है क्षमता, तो याद रखिएगा उपयोगिता में। उपयोगिता मतलब होता है यूटिलिटी, यानी संतुष्टि, है ना। आपकी आवश्यकता आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें है, उपयोगिता, याद रखिएगा आप, है ना। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी यानी संतुष्टि, इसका आंसर क्या होगा, उपयोगिता। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते इसको, चलिए अब देखिएगा, ठीक है। ठीक है, तटस्थ वक्र विश्लेषण किस आधार पर आधारित है, तो इसका आंसर है क्रमागत माप। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, अभी हमने बताया था। देखिएगा, फिलहाल इसका आंसर होगा वस्तु की प्रकृति, वस्तु की विविध समय तत्व, है ना, ये सब प्रभावित करता है किसको, मांग की लोच को। किसी समान वस्तु के मांग वक्र की ढाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। अगला 13वां, आय बढ़ाने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है ना, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है,
तो इसका आंसर है गिफिन वस्तु, यानी खराब वस्तु है। गिफिन वस्तु में क्या कहते हैं? खराब वस्तु में। अगर मान लेते हैं कि खराब वस्तु में क्या आय बढ़ गया, तो उसको उपभोक्ता खरीदारी क्या करेगा? कम करेगा। आगे देखिए, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ, तो इसका आंसर होगा उपयोगिता सीमांत। ठीक है, आराम से देखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये और भी, यानी कि मांग में प्रतिशत है ना, परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन और मूल्य में परिवर्तन, ये दोनों होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको मार देते हैं। चलिए आगे देखिए, मांग में संकुचन तब होता है, यानी संकुचन कब होगा मांग में, है ना, जब कीमत बढ़ती है तब मांग क्या होगा? घटेगा। मांग का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा? यानी मांग में खरीदारी घट जाएगा, और किसी वस्तु का कीमत घटेगा तो मांग क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला। आगे है 17वां, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो आप अभी शुरू में पढ़े ऊपरे में, किसने किया था? इसका आंसर मार्शल ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? तो सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है फॉर्मूला? त्रिभुज सी बटे त्रिभुज वाई, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण, साख मतलब कर्ज, ऋण के नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो किसको शामिल किया जाएगा? ऋणों की सीमित आवश्यकता पर परिवर्तन, साख की रसनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखिएगा, आय में वृद्धि से कई मांग वक्र, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो मांग वक्र क्या होगा? तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है समझा नहीं पा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होगा हम खुद ही समझा देंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए, दिया हुआ है 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, सॉरी 20वां 21वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, याद रखिएगा। किसी वस्तु की उपयोगिता किस में मापेंगे? मुद्रा में। मार्शल ने ही कल्याण का परिभाषा अर्थशास्त्र में दिया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पे अनिवार्य वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, और दूसरा पे यहाँ पे दिया हुआ है विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कहता है एक पूर्ण बेलोचदार, आगे देखिए, एक पूर्ण बेलोचदार मांग वक्र है ना, तो एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र क्या है? तो वाई अक्ष के समानांतर होती है, याद रखिएगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग वाई वक्र के समानांतर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में मांग शब्द से तात्पर्य क्या है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका डिफिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। पूछ देगा मांग क्या है ना, तो मांग क्या है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को जितनी मात्रा में खरीदने के लिए इच्छुक होता है उसी को मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? एक निश्चित कीमत वस्तु की उपयोगिता की जाने वाली मात्रा को ही मांग कहते हैं। परिभाषा में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। कीमत या बजट रेखा की ढाल, तो कीमत या बजट रेखा की ढाल PX बट्टे PY। ठीक है, आगे देखिए, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है मांग की मात्रा में अनुपात परिवर्तन और कीमत, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं, अवसर लागत कहा जाता है, अब तीसरा चैप्टर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अवसर लागत किसको कहा जाता है? अवसर लागत को कहा जाता है हस्तांतरण आय कहा जाता है, हस्तांतरण आय। अवसर लागत को निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसको याद रखिएगा कि इसको किया जाता है वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, त्याग, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत नहीं है, तो याद रखिएगा, स्थिर लागत कच्चे माल की कीमत, ये है यहाँ पे दिया कच्चे माल की लागत है ना, ये नहीं है। कच्चे माल की लागत ये स्थिर नहीं है। स्पष्ट लागतें में शामिल होती है, तो स्पष्ट लागतें में कौन शामिल होती है? तो याद रखिएगा, कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, उधार पूंजी, व्यय, सब होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो याद रखिएगा, सत्य इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी है, औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत है ना, बटे बराबर औसत परिवर्तन लागत, यानी एवरेज कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये सी
है ना, एवरेज कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, TFC, FC याद रखिएगा। AC का फॉर्मूला ही होता है, इसको इसको हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो हम लिख देते हैं कथन कौन सा सही है इसमें, तो यही सही है। फिलहाल इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। औसत लागत का फॉर्मूला होता है AC बराबर, याद रखिएगा, AC बराबर T स्थित कुल स्थिर लागत, है ना, TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, है ना, प्लस या बराबर लिख सकते हैं, बराबर है औसत परिवर्तन लागत, इसको क्या कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है। प्लस भी जोड़ सकते हैं, याद रखिए, अगर पूछ देगा ऐसे निकालें तो दोनों को जोड़ के निकाल दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होता है, तो जब सीमांत लागत घटेगा तो कुल लागत भी घट जाएगी, याद रखिएगा, घटती हुई दर से बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा, सीमांत उत्पादन को व्यक्त किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन, है ना, तो इसको व्यक्त किस में किया जाता है, MP बराबर TPN माइनस TPN, ये याद रखिएगा। कभी कभी सीमांत लागत को पूछ देता है, तो सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या आता है, MC बराबर TCN माइनस TCN -1, याद रखिएगा, इस तरह करके पूछता है। और कभी कभी पूछ देता है मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, तो यानी सीमांत आगम, तो MR बराबर होता है वही वाला, MR बराबर होता है TRN माइनस TRN -1, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, मिटा देते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधन का मूल्य, तो उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधन के मूल्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्पादककर्ता को सामान्य लाभ, ठीक है। आगे देखिए, अवसर लागत होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। अवसर लागत क्या होता है, वह विकल्प जिसका परित्याग किया जाता है, खोया हुआ अवसर लागत, हस्तांतरण, इनमें से सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लागत, ये भी याद रखिएगा क्योंकि मैथ भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखिए, कुल लागत का फॉर्मूला इसमें क्या आता है, तो TVC प्लस TFC, है ना, कुल लागत यानी टोटल। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था TC बराबर फॉर्मूला क्या होता है, TC माने टोटल कॉस्ट, ठीक है, यानी कुल लागत T, है ना, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC, ठीक है, याद रखिएगा। वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको क्या कहते हैं, अवसर लागत, ठीक है। आगे देखिएगा, ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन मुख्य कारण है, तो क्या मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर है ये और भी दोनों, याद रखिए। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो आकार होता है U आकार, कैसे होता है, U, ठीक है। कुल लागत क्या है, तो इसका सही आंसर है, कुल लागत का फॉर्मूला वे से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन ना करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय को कुल लागत कहते हैं, याद रखिएगा। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको परिभाषा के रूप में पूछ सकता है कि कुल लागत कैसे कहते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, पूंजी भी है, भूमि भी है। अरे उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, तो सक्रिय साधन इनमें क्या है, सक्रिय श्रम होना चाहिए, यानी कि उत्पादन का साधन अगर पूछेगा तो सब है, लेकिन सक्रिय क्या है, श्रम। पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, औसत आय बराबर सीमांत आय, है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ये, इसको पढ़ लीजिएगा। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका कुल लागत भी बढ़ेगा, याद रखिएगा, कुल लागत भी बढ़ेगा। चलिए, चित्र दिया हुआ है, ग्राफ इसको छोटा कर देते हैं। एक तरफ दिया लागत, ये वाला लाइन लागत है, ये वाला लाइन उत्पादन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, तो यानी किसको प्रदर्शित करता है,
तो याद रखिए कुल परिवर्तनशील लागत को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है। उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत, अल्पकाल में स्थिर लागत को क्या कहते हैं? अल्पकाल में स्थिर लागत धनात्मक रहती है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बाजार। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। बाजार, बाजार अक्सर दो ही याद कर लीजिएगा आप, एक एकाधिकार बाजार है ना, एक एकाधिकार बाजार याद रखिएगा, और दूसरा जो बाजार याद रखिएगा वो पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसको याद करने से फायदा ये है कि एमसीक्यू भी बन जाएगा और बड़ा भी। एकाधिकार अगर पूछेगा तो एकाधिकार में बेचने वाले की संख्या एक होता है और खरीदने वाला बहुत सारा। ठीक है, इससे और इसमें से एक विक्रेता मांग को प्रभावित बाजार मांग को प्रभावित करता है। तो फिलहाल इसको पढ़ लीजिएगा। एकाधिकार किसको बोलते हैं? जिसमें बेचने वाले की संख्या एक और खरीदने वाले की संख्या बहुत सारा। ठीक है, इसलिए एकाधिकार में मनमानी होता है, क्योंकि बेचने वाला एक रहता है, खरीदने वाला बहुत सारा होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है ना, जहाँ वस्तुएं समरूप पाई जाती है। समरूप क्यों? क्योंकि यहाँ क्रेता और विक्रेता बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ भी विक्रेता के पास टमाटर है तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वस्तु की समरूपता। अगर विशेषता भी पूछ दे, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसका विशेषता लिखिए, तो परिभाषा में इसका विशेषता है। क्या है परिभाषा? कि वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं और वस्तुओं की समरूपता पाई जाती है। एक क्रेता एक विक्रेता बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है, वैसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब विशेषता अगर पूछे तो यहीं से छाट के आप बना सकते हैं, यहीं से छाट के आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहीं तक। आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है तो क्या होता है ना? तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कीमत स्वीकार फर्म सीमांत आगम होता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कीमत का सम्मान। आगे देखिए, आपूर्ति वक्र में दाएं और खिसकाव का कारण हो सकता है तो क्या हो सकता है? तो इसका सही होगा तकनीकी प्रगति। आगे देखिए, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषता? अभी हमने आपको बताया था एकाधिकार में बेचने वाले की संख्या क्या होता है? एक होता है। और भी देखना है, एक ही फर्म होगा इसमें फर्मों की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। तो एकाधिकार में निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जो दिया हुआ है ध्यान से, फर्म कीमत निर्धारक एक विक्रेता किंतु कई क्रेता है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? और कीमत विभेद की संभावना, हाँ तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। कीमत विभेद भी होता है, एक फर्म फर्म स्वयं कीमत निर्धारण करता है और एक विक्रेता और कई क्रेता होता है। ठीक है, आगे देखिए, आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बोध कराती है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1% कीमत परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? ये पढ़ लीजिएगा। पूर्ति लोच की माप जो होता है इस सूत्र से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। बाजार मूल्य संबंधित होता है तो बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है? अति अल्पकालीन मूल्य से। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त होनी आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शर्त आवश्यक है? तो ये और सी आप पढ़ लीजिएगा इसको। औसत परिवर्तन लागत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुल परिवर्तनशील लागत इनटू उत्पाद। देख लीजिएगा, पूछ देगा आपको तो इसको पढ़ लेना है। फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है फर्मों की संख्या में कमी। ठीक है, आगे देखते हैं। एकाधिकार फर्म के संतुलन का शर्त नहीं है तो क्या शर्त नहीं है? औसत आय बराबर सीमांत आय। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्मों के आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है तो क्षैतिज योग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बाजार आपूर्ति वक्र। ठीक है, आगे देखते हैं। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त, फर्म के संतुलन की शर्त तो क्या होता है? फर्म के संतुलन की शर्त, तो इसका सही आंसर होगा सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। ठीक है, एक मिनट, हाँ
आगे देखते हैं, उत्पादन शुल्क लगाने से, यानी उत्पादन शुल्क लगाने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। आगे देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। तो किसका सामना करना पड़ता है? पूर्ण प्रतियोगिता आपको बताए थे। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर कीमत। हाँ, कीमत भी स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर औसत आगम, ये भी है। और आगम का मतलब होता है पैसा, यानी कि कुछ बेचने पर जो पैसा प्राप्त होता है उसको आगम कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं, बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। तो चलिए एक एक करके इसका भी देख लेते हैं। कहता है अति अल्पकालीन में पूर्ति होती तो होती है पूर्णता लोचदार। ठीक है, आगे देखिए, वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है। तो भूमिका किसकी होती है? तकनीकी प्रगति का। तकनीकी प्रगति का। किसी बाजार में ये आर वक्र एक्स के समानांतर होती है। किस बाजार में पूछा है? किस बाजार में ये आर एवरेज रेवेन्यू वक्र अक्ष के समानांतर होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। समानांतर माने समान होता है ना। अभी हम आपको शुरू में क्या बताते थे कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की समरूपता पाई जाती है। आगे देखिए, वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होगा उतना ज़्यादा महत्ता होती है। तो किस में होती है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्ति पक्ष की। आगे देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। याद रखिएगा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को रॉबिन्सन दिया, श्रीमती रॉबिन्सन। श्रीमती नहीं होगा इसमें। आगे देखिए, छठा प्रश्न, एक वस्तु के मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों और समान रूप से खिसकते हैं तो साम्य कीमत क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ लगा भी हुआ है। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक वस्तु के मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों समान रूप से खिसकते हैं तो साम्य कीमत क्या होगा? तो साम्य कीमत क्या होगा? इसमें बढ़ेगा, है ना? ये सबका आंसर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाया जाता है? तो बाजार प्रवृत्तियों से, है ना? आगे देखिएगा, बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। तो याद रखिएगा मोनोपर्सनी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था शुरू में कि एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है ना? ये सब मनमोजिया करता है। अगर ये पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको हमने शुरू में बताया था, फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, कीमत निर्धारक नहीं होता है। दूसरा दिया हुआ कौन कथन सही नहीं, उसके बारे में पूछा है। तो फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता नहीं, ये सब गलत है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। दिया हुआ है एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो आपने ऊपर में अभी हमने पढ़ा था एकाधिकार की क्या है? एक विक्रेता और अधिक क्रेता, है ना? दूसरा है निकट स्थापना का भाव, ये भी सही है। नई फर्मों का प्रवेश प्रतिनिधि, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्म कीमत निर्धारक होती है, जी हाँ होती है। कीमत वक्र यहाँ पे दिया हुआ है ऋणात्मक ढाल होता है, जी हाँ होता है। कीमत विभेद की संभावना होती है, तो आपने क्या पढ़ा था शुरू में कि हाँ विभेद कृत पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में, है ना? अगला चैप्टर पे है, अगला चैप्टर पे हम लोग उसके यहाँ पे पूछा है पूर्ण प्रतियोगिता, वही क्वेश्चन हुआ है क्वेश्चन। हाँ, इसका सही आंसर होगा ER बराबर MR। ठीक है, मांग वक्र होता है, ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांग वक्र जो होता है TR वक्र, टोटल रेवेन्यू वक्र। ठीक है, जिस बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, हमने आपको बताया था कौन सा बाजार में क्रेता विक्रेता अधिक होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह करके आपको याद हो जाएगा बाजार से। अगला दिया हुआ है कि एकाधिकार प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। तो एकाधिकार को विचार का प्रस्तुत सबसे पहले किसने किया था? आपने अभी ऊपर में ये पढ़ा था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई निकट स्थापना वस्तु उपलब्ध ना हो तो एकाधिकार फर्म अपनी वस्तु की ऊंची कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। तो हाँ ये सही है, यहाँ पे आंसर भी दिया है। आगे देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से सीमांत, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सैद्धांतिक रूप से सीमांत प्राप्ति शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है,
परंतु औसत संप्राप्ति सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत संप्राप्ति वक्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष के समानांतर होती है। पूर्ण जहाँ आएगा जानना कि यह समान होता है। ठीक है, आगे पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में माने लंबे समय में तो क्या होता है, तो लाभ प्राप्त करता है, समान लाभ प्राप्त करता है, हानि भी प्राप्त करता है, इनमें से सभी। आगे देखिए, अपूर्ण क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता में MR वक्र AR वक्र क्या है, तो इसका सही आंसर है कि तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है, कि तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है अपूर्ण प्रतियोगिता में, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ये AR और MR वक्र से तेजी से नीचे गिरता है। ऊपर में क्या देखे थे कि ये AR और MR धीरे से गिरता था और यहाँ तेजी से गिरता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एकाधिकार की विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन है, एक क्रेता और अधिक विक्रेता, यही नहीं है। नए, ये तो है निकट स्थापन का भाव, नए फर्मों का प्रवेश करना, ये सब है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि एक क्रेता और अधिक विक्रेता नहीं होना चाहिए, एक विक्रेता और अधिक क्रेता होना चाहिए, है ना। किस बाजार में फर्म को स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्निगमन हो सकता है, तो माने कोई भी बाजार लगा सकता है और जा सकता है, तो किस में लगा सकता है बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी व्यापारी बेच सकता है ना, एकाधिकार में नहीं हो सकता ऐसा। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये और भी, दोनों ही होगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु की कीमत के निर्धारक तत्व कौन होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो कीमत के निर्धारक तत्व जो होते हैं, वस्तु की कीमत, उत्पादन, ये सब होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय मूल्य अवधारणाएं, ये नया चैप्टर है, देखिएगा यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा सहयोग देता है, सेवाएं। और सेवाएं किस क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है, तृतीय। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत को सबसे ज़्यादा इनकम या कहाँ से प्राप्त होता है, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय आय व इसके अवयवों पर पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा साइमन कुजनेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, देखिएगा, याद रखिएगा, कर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति उसको चुकाता है, तो उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन वो ना चुका के कोई अन्य चुकाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वास्तव में सरकार कंपनी पे टैक्स लगाती है, लेकिन उसको चुकाते कौन है, हम लोग। क्यों चुकाते हैं हम लोग, क्योंकि जीएसटी के रूप में जब कोई भी सामान रखते हैं तो जीएसटी जोड़ के भी हमसे क्या किया जाता है, ले लिया जाता है। तो वैसे वाले टैक्स को क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति उस कर्ज को चुकाता है या टैक्स को चुकाता है, तो उसको प्रत्यक्ष कर। लेकिन जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसको ना वो चुकाकर किसी अन्य व्यक्ति उसको चुकाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी। तो बताइए निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क, दूसरा आयकर, है ना। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, आयकर, है ना। इनकम ज़्यादा रहेगा तो आप पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का मानक प्रारूप तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा कि रिचर्ड स्टोन ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। घिसावट व्यय निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित होता है, तो घिसावट व्यय जो होता है निम्नलिखित में से GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, है ना, याद रखिएगा। NNP-MP बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है GNP के, घिसावट। आगे देखिएगा, सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन सा सही है, तो सकल निवेश का भाग कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर होगा आप सकल घरेलू में पुरानी वस्तु क्रय विक्रय, है ना। सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं, जिसको GDP यानी देश के उत्पाद अंदर जो उत्पादन होगा उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला। आगे देखते हैं, सामूहिक आर्थिक क्रियाकलाप को मापने का आधार होता है, तो मापने का आधार क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, आगे देखते हैं, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, अब सहायक माप सकता है, क्या माप सकता है, तो याद रखिएगा GNP यानी कि राष्ट्रीय क्या माप सकता है ये, तो इसका परिभाषा का सभी वस्तुओं व सेवाओं का औसत स्तर। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, तो कौन सही इसमें से,
तो इसका सही आंसर होगा GNP बराबर NNP बराबर GNP। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय, है ना, उसको राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं, और घरेलू आय समान होती, कब समान होगा ये दोनों, तो ये दोनों कब समान, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय या शून्य हो सकता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ में भी पूछ सकता है इसको। ठीक है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट का व्यय। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय परिचय आय क्या है, तो इसका सही आंसर होगा GNP 80MP प्लस विदेशों से जो प्राप्त होगा वो। आगे देखते हैं, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निव्वल आय ऋणात्मक हो तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद जो होगा GNP के बराबर होगा, मतलब है ना कि छोटा होगा। आगे देखते हैं, विभिन्न उत्पादन इकाइयों की मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए किसे शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को। ठीक है, सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है, राजस्व देखो याद रखिएगा कि राजस्व दो प्रकार की होती है, मतलब घाटा जो होता है दो प्रकार, एक राजस्व घाटा होता है, एक राजस्व प्राप्तियां होती है ना। अब देखो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां क्या आता है, सरकार जिन जिन क्षेत्रों से कर प्राप्त करती है, टैक्स प्राप्त करती है, उसको राजस्व प्राप्तियां कहती है, और जिन जिन क्षेत्रों पर खर्च करेगा सरकार उसको राजस्व व्यय कहते हैं, व्यय। तो सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा शामिल है, तो राजस्व के अंतर्गत कौन शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निगम कर। ठीक है, आगे देखते हैं, स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत माइनस अप्रत्यक्ष, हाँ अप्रत्यक्ष, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, तो याद रखिएगा द्वितीय में विनिर्माण आता है, प्राथमिक में प्राकृतिक से जुड़ा चीज आएगा, और तृतीयक में सेवा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विनिर्माण। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ 20वां प्रश्न है, किसे शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हस्तांतरण भुगतान, शेयर और बैंड की बिक्री राशि पर सब होगा। ठीक है ना, इनमें से ओ हो ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो हस्तांतरण भुगतान नहीं किया जाता है, इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, याद रखिए। अगला, एक लेखा वर्ष में किसी देश के सकल घरेलू सीमा के सभी उत्पादक द्वारा जितना भी अंतिम वस्तु में सेवा का उत्पादन होता है उसकी बाजार कीमत का योग, है ना, को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा GDP और MP। आगे देखिए, नया चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इस वर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछने के चांस है। कहता है मुद्रा का क्या कार्य है, बड़ा में भी याद रखिएगा, मुद्रा कार्य पूछेगा, मुद्रा के कार्यों को लिखें, तो मुद्रा कार्य है विनिमय का कार्य, मूल्य मापा का कार्य, मूल्य संचय का कार्य, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन गुण बोधक साख नियंत्रण विधि नहीं है, तो कौन नहीं है, बैंक दर, है ना, बैंक दर। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, 1935। अब पूछे किस अधिनियम से, 1935। किसने कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। अगर परिभाषा पूछे मुद्रा क्या है, तो लिखिएगा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है, इसको कहा था हार्टल विदर्स, याद रखिएगा, हार्टले विदर्स। ठीक है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता, इनमें से सभी। आगे देखिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है, सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा है, तो लिखिएगा नरसिम्हन कमेटी, याद रखिएगा, नरसिम्हन कमेटी को बैठाकर क्या किया गया था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। आगे देखते हैं, भारत की मुद्रा है, तो भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा शाख मुद्रा है, एक मिनट, शाख मुद्रा। आगे देखते हैं, बाजार की किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है,
तो बाजार की किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार में। आप जानते हैं अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे। दूसरी नरसिंहन समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका याद रखिएगा 1998 दूसरी। अब आगे देखते हैं, एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बटा है? तो बिजनेस बैंक का तलपट कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए अपनाता है, तो क्या अपनाता है? तो याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महंगाई साख नीति अपनाता है, महंगा कर देता है देश में। आगे देखिए, मुद्रा का कार्य वही है सभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम जो था इंपीरियल बैंक था, याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक। किसने कहा मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर काटता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहा था पीगू ने, ठीक है, पीगू। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा शाख नियंत्रण का प्रामाणिक उपाय? वही क्वेश्चन है, इसका सही आंसर नैतिक दाब है ना। आगे देखते हैं, व्यापारिक बैंक को अपनी कुल अस्तित्व के एक निश्चित अनुपात जमा करने के पास तरल रूप में रखना पड़ता है, तो क्या रखना पड़ता है? ये भी याद रखिएगा, ये दोनों रखना पड़ता है। आगे देखिए, मौद्रिक नीति का संबंध। तो मौद्रिक नीति का नकद का, ये क्वेश्चन दोनों नहीं, इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है, नगद कोष अनुपात। आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति का संबंध है, तो मौद्रिक नीति का संबंध जो है खुले बाजार की क्रियाओं से, ठीक है। आगे देखते हैं, देश में कागजी नोट जारी करने का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कागजी नोट को कौन जारी करता है? नहीं, कागज वाला रुपया को कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? आरबीआई, ठीक है। केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है, तो इसका सही आंसर होता है, किसका शाख नियंत्रण करती है? ऑप्शन नंबर, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, ठीक है। चलिए, काफ़ी लंबा क्लास हुआ है, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन शाख नियंत्रण का गुणात्मक विधि है? तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ चल गया क्वेश्चन, ओहो यहाँ है क्वेश्चन। निम्न में से कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता शाख पर नियंत्रण। आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य। तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि, विदेशी दर विस्थित, इनमें से सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? तो मुद्रा पूर्ति का नियम जो करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी को पूर्ति कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा शाख का विस्तार होता है जब, कब होगा मुद्रा शाख का विस्तार? तो जब घटेगा तब। आगे देखिएगा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक जो है वो आरबीआई है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। यही अन्य बैंकों को देखता है कि कौन बैंक किसको ऋण दे रहा है, कितना दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है ना। चलिए आगे देखिए, आय एवं रोजगार का निर्धारण। कुछ चैप्टर और बची है, कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर। क्या है अंतर? बढ़ता है। आगे है, बढ़ता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनी पुस्तक लिखा था, तो किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा J.M. केन्स, ठीक है। आगे देखिए, कौन कथन सही कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा MPC प्लस MPS देगा, MPS बराबर 1, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको मैथ में। MPS का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS, है ना, याद रखिएगा। MPC का फॉर्मूला था 1/MPS, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C प्लस S बराबर C+1। गुणांक होगा को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा इसको, है ना, ऑप्शन नंबर A। आगे देखिएगा, JB का बाजार नियम लागू होता है, तो किस पे लागू होता है? इसका असर वस्तु विनिमय पर, ठीक है, वस्तु विनिमय पर। यदि MPC, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यदि MPC का मान जो है
0.5। अभी हम आपको बताए थे MPC का फॉर्मूला क्या था, हम आपको बता देते हैं। 1/MPS, तो आप कर लीजिए। ऊपर में कितना होगा 1, नीचे में कितना होगा, सॉरी MPC, यहाँ होगा MPC, ठीक है। तो MPC कितना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, MPC दिया है 0.5। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, और काट देंगे तो कितना, 5 दूना 10। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। यही फॉर्मूला आता, याद रखिएगा MPC का, ठीक है। 1/MPC। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे बचाना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा दोहरी गणना से। आगे देखिएगा, इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा पूरा, क्योंकि इस वर्ष के लिए, और जो शायद कल या परसों है एग्ज़ाम, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। तो देखिए जैक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति अंतराल माप है तो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त मांग, ठीक है। आगे देखिए, एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं सामग्री पूर्ति। इसको परिभाषा के रूप में याद रखिए, सामग्री पूर्ति किसे कहते हैं, तो इसी की लाइन को पढ़ लीजिएगा। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है एक मिनट, इसका सही आंसर होगा वस्तु मांग में कमी, ठीक है। बाजार का नियम प्रस्तुत किया था, किसने किया था बाजार का नियम प्रस्तुत, तो इसका सही आंसर JB से, पढ़ लीजिएगा। बाजार का नियम। किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है, तो किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है किस पे, विकसित देशों पर। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, MPS का मान, तो अभी आपने पढ़ा था MPS का मान कितना था, 0 से अधिक किंतु 1 से कम, 1/MPS। MPC होता है। अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पूर्ति के बराबर होगा। प्राचीन विचारधारा निम्न में से किस तत्व पर आधारित है, तो प्राचीन विचारधारा जो है वो है किन्स के रोजगार सिद्धांत पे, ठीक है। आगे देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं तथा अंतिम सेवा के मूल्य को क्या कहते हैं, तो मूल्य को कहते हैं कुल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आगे देखिए, बाजार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें शामिल होती है, तो बाजार क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दृश्य मद भी हो सकता है, अदृश्य मद भी हो सकता है, पूंजी अंतर भी होता है, इनमें से सभी होगा। लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, पढ़ लीजिएगा। औसत आय, औसत आय का फॉर्मूला ही होता है टोटल, औसत आय का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू बट्टे क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 1। ये आर बराबर क्या होता है, ये आर बराबर होता है TR/Q, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है, तो अनंत के बराबर। आगे देखिए, एक मिनट कट गया, हाँ चलिए देखते हैं, कट गया था, एक मिनट, हाँ। अब आ जाते हैं सरकार बजट और व्यवस्था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वर्ष भी बजट प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, उत्पादन कर, क्या होगा इसका सही आंसर, इनमें ये और बी। निगम कर को, उत्पादन कर जो आप उत्पादन करेंगे उसके टैक्स लगाएगा सरकार, वो प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं होता है, तो ये और बी, ठीक है। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है, तो सारा ये चैप्टर इस इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िए। इस वर्ष है ना बजट प्रस्तुत हुआ है और काफ़ी चांस पूछने का है सार्वजनिक में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को इशारा करता है, उधार आवश्यकताओं सरकार जब उधार लेता है उसको, और घाटा होता है उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक व्यय को। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे कौन शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा निगम कर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो सेवा कर नहीं, उत्पादन शुल्क, उपहार कर, ये है प्रत्यक्ष, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो सरकार जब उधार लेता है तो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब होगा। ठीक है। सरकारी व्यय जिसे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जब कोई सरकारी व्यय होने के बाद भी परिसंपत्ति नहीं बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राजस्व व्यय कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व है ना? राजस्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, निर्यात शुल्क। किसी देश को भेजेगा तो मिलेगा ना। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 11वां प्रश्न है कि राजस्व प्राप्तियां में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो केवल कर, केवल ब्याज, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी हो। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर क्या है? सीमा शुल्क, उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन शुल्क, है ना। उत्पादन जो करता है उस पे लगाता है वास्तव सरकार, लेकिन उसका चुकता हम लोग करते हैं। बिक्री कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी। आगे देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? पूंजीगत प्राप्तियां में केवल ऋण की वसूली। याद रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा वह एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न हो? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक सहायता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो इसका सही आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीगत व्यय। कहाँ चल गया? रुक जाइए, एक मिनट। ओहो, 15 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक सहायता, पूंजीगत व्यय को आर्थिक सहायता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व। तो निजी और सार्वजनिक जहाँ आएगा जाना मिश्रित। ठीक है। निम्न में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? राजस्व व्यय, सरकार जब खर्चा करता है तो उसको राजस्व व्यय कहते हैं, और किसी से प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? तो सरकार का राजस्व व्यय क्या है? मशीन की खरीदारी। अब सरकार खर्चा करेगा तो उसको अपने जेब से थोड़ी ना करेगा, वो तो राजस्व प्राप्तियां से ही करेगा, इसलिए मशीन की खरीदारी। ठीक है। आगे देखते हैं, बजट। ये देखिएगा, बजट क्या है? तो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, इनमें से सभी, है ना। बजट क्या है कि सरकार के एक वर्ष के दौरान आय व्यय का ब्यौरा जो होता है उसी को बजट कहते हैं। असंतुलित बजट क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, आय व्यय से अधिक होता है। ये भी सही है। नहीं, ये नहीं है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होती है। ठीक है, ये होगा बी और सी। पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। देखते हैं आगे, राजकोषीय नीति में शामिल होता है। तो राजकोषीय नीति में कौन शामिल होता है? बीसवां प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय नीति में शामिल है। तो राजकोषीय नीति में कौन शामिल है? तो सार्वजनिक व्यय, कर, घाटे की वित्त व्यवस्था, इनमें से सभी। आगे देखिएगा, सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बजट के संगठक निम्नलिखित कौन सा है? तो बजट के संगठक जो है वो है ए और बी दोनों। ठीक है। आगे देखिए, बजट प्राप्तियां के संगठक निम्नलिखित कौन है? तो बजट जो प्राप्तियां होती है ना, तो संगठक
निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका भी होगा ए और बी। आगे देखिए, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत कौन शामिल है, तो याद रखिएगा निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, ये सब से जो सरकार टैक्स प्राप्त करता है उसको राजस्व में शामिल करता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, बिक्री, याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर में बिक्री भी आता है और उत्पादन भी आता है। अभी ऊपर में पढ़ा कि उत्पादन मतलब तैयार करता है कोई और लेकिन चुकाता है उसको कोई और, इसका दोनों को, ठीक है। ऐसा वह जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। आगे देखते हैं भुगतान संतुलन। अब देखिएगा एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न ये, एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो किसी वस्तु एकाधिकारी अवस्था में केवल एक, याद रखिएगा सिर्फ एक। सामग्रिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषता क्या है, तो बहुविकल्पिक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय एक देश में थोड़ी ना इसका व्यापार होता है, कई देशों में होता है। आगे देखिएगा जो 16वां क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर निर्धारक होता है, तो कैसे निर्धारित होता है, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। आगे देखिए, अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड पद्धति अपनाया था, तो कब अपनाया था, ऑप्शन नंबर 1 1991 में। आगे देखते हैं, विदेशी विनिमय बाजार के रूप है, तो किस बाजार के रूप है, याद रखिएगा, तो इसका दोनों होगा, हाजिर या चालू या वायदा बाजार, ठीक है। भुगतान शेष का चालू खाता वास्तविक सौदे को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए। आगे देखते हैं, अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है, तो क्या कमी लाता है, तो हाँ कमी लाते हैं, सही लाता है। कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ता है, तो किस में जोड़ता है, कुछ देश अपनी मुद्राओं को तो जोड़ता है डॉलर में, सबसे बड़ा क्या होता है मुद्रा, डॉलर। भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है, तो याद रखिएगा ये और बी, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों होता है। यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका गठन हुआ था जनवरी 1999 में, ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से कुछ समझना चाहते हैं, देखिएगा कहता है, रॉबिन्स ने दुर्लभता पर जोर दिया था, इसको पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा ध्यान से क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आंसर आपको दिया हो गया है, ठीक है, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा रोक के। और उदाहरण नंबर 4, ये देखिए उदाहरण नंबर 4 जरूर पढ़िएगा, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या देश का सर्वोच्च बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में, सन 1944 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको बताया था नोट निर्गमन यानी छापने का अधिकार इसी को है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उदाहरण नंबर 5 इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 इसको भी पढ़ लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 इसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और 7 इतना तक 8 तक पढ़ के देखिएगा, है ना, ये वाला देखिएगा UNO, ये भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बात इससे काफ़ी प्रश्न आपका बन जाएगा, जरूर इसको पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।